Hello and welcome everyone to another online lecture of estimating and costing. As discussed in the previous lecture, today we are going to start our first chapter of this subject, chapter 1, that is fundamentals of estimating and costing. The weightage of this chapter is 12 marks. Some introduction to the estimating and costing will be covered in this chapter. So I have prepared this PPT in the question answer format so that the important questions as well as important points will be covered and you will have a good idea about how MSBT asks the questions in exam and how to write answers for those questions to get the desired marks. So first one is, what is estimating and costing, and state its purposes. It is defined as the procedure of working out the probable quantities and cost of work. What is costing? It is the process of determining actual quantities and cost of work before the execution of work. Now see the basic difference between these two things is estimate or estimating is what you do before execution of work and you get the probable quantities and cost of the work. The word probable is used here, and in costing you get the actual quantities and cost of work before execution of the work. सपोज़ अभी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको. सपोज़ आप 5 to 6 फ्रेंड्स हैं और आपको कहीं घूमने जाना है, ठीक है. तो सपोज़ अभी बारिश के दिन चालू है तो आपने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग ट्रैकिंग पे जाएंगे. तो अगर आप ट्रैकिंग के लिए प्लान बना रहे हैं और यहाँ से आपको सपोज़ जाना है किसी जगह पे और आपने डिसाइड किया कि XYZ डेस्टिनेशन पे हमको जाना है. फिर आप लोग क्या करोगे, पहले सोचोगे कि वहाँ पे जाने के लिए ट्रेन से जाना पड़ेगा, बस से जाना पड़ेगा या अदर किसी ट्रांसपोर्ट से जाना पड़ेगा. तो आप पहले जब भी मिलोगे, मीटिंग करोगे, तभी आप ये डिसाइड करोगे कि हमें ठीक है, हमें ट्रेन से जाना है. तो ट्रेन के लिए टिकट कितना लगेगा आपको रफ आइडिया रहता है कि बाबा चर्चगेट के लिए इतना फेयर है, पनवेल के लिए इतना है. सपोज़ आप पनवेल की तरफ जा रहे हो, पनवेल को जा रहे हो ट्रैकिंग के लिए. तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पनवेल का जितना फेयर है उतना माइंड में रखोगे कि हम लोग को इतना फेयर तो लगने ही वाला है पर हेड. उसके बाद आप सोचोगे कि ट्रैकिंग के लिए मेरे को शूज़ लगेंगे, वो है तो ठीक है, नहीं है तो लेने पड़ेंगे. जाने के टाइम पे आपको कुछ ब्रेकफास्ट लेना पड़ेगा, आपके साथ टिफ़िन में लंच लेना पड़ेगा. इफ़ नहीं तो वहाँ पे जाने के बाद कुछ खाने की चीज़ रहेगी तो आप कंट्रीब्यूशन करके वो भी करोगे. सो आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि हमको ट्रैकिंग को जाने का है तो आप उसके बाद एक रफ एस्टिमेट निकाल सकते हो कि मुझे जाने के लिए इतना इतना खर्चा आएगा. आप एक रफली एक वर्कआउट जो करोगे वो रहेगा एस्टिमेट. और कॉस्टिंग क्या है, कॉस्टिंग मतलब एक्चुअल क्वांटिटीज़ एंड वर्क इन टर्म्स ऑफ योर सिविल इंजीनियरिंग फील्ड. अभी एस्टिमेटिंग ये आपके सिविल रिलेटेड फील्ड में उसका एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि सपोज़ दिवाली आ रही है तो उसके पहले सब लोग अपना अपना घर कलर करके लेते हैं. सो सपोज़ आपके घर को कलर करना है तो आप क्या करते हो, आपके एरिया में जो भी वेल नोन कॉन्ट्रैक्टर रहेगा या लास्ट टाइम जिसने आपके घर पे कलर किया रहेगा उसको आप कांटेक्ट करते हो. वो आता है, वो आने के बाद घर देखता है और वो इधर उधर देखने के बाद आपको मतलब मम्मी को नहीं तो पापा को एक एस्टिमेट देता है कि सर इतना इतना खर्चा आएगा. सो व्हाट ही डू इज़ ही गिव्स यू एन एस्टिमेट ऑफ दैट वर्क. कलरिंग वर्क का आपको एस्टिमेट दे के जाता है. और कॉस्टिंग क्या रहता है, सपोज़ उसने एस्टिमेट देने के बाद आपने ऐसा सोचा कि मैं भी डिप्लोमा कर रहा हूँ, मैं भी अभी देखूँगा कि इतना खर्चा कैसे आ रहा है. तो आप क्या करते हो, एक्चुअल मेजरमेंट लेते हो
मेरी वॉल इतने बाई इतने की है, फिर मुझे ये इतने इतने कलर लगेगा, ये क्वालिटी का कलर मैं लाऊंगा, ये कंपनी का लाऊंगा, तो उसका कॉस्ट अलग है। तो काम होने से पहले ये जो आप डिटेल में ब्रेकअप करते हो किसी वर्क का, उसको बोलते हैं कॉस्टिंग। एस्टिमेटिंग मीन्स रफली आप एक एस्टिमेट निकालते हो, वो इतना प्रिसाइज नहीं रहता जितना डिटेल्ड एस्टिमेट रहता है। और डिटेल्ड एस्टिमेट कॉस्टिंग मतलब टू प्रिपेयर डिटेल एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट मतलब हर एक चीज़ को एक एक करके हम लोग उसका कॉस्ट निकालते हैं और वो ज्वाइन करके एट द एंड हमको टोटल क्वांटिटीज़ एंड कॉस्ट ऑफ वर्क मिलता है। नेक्स्ट, व्हाट आर द पर्पजेस ऑफ एस्टिमेटिंग? फर्स्ट वन इज़ टू नो द अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट ऑफ प्रपोज वर्क। जैसे मैंने बताया, आपको अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पता चलता है प्रपोज वर्क का। देन टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड टेक्निकल सैंक्शन। अभी ये जो दो टर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल क्या है? फॉर एनी वर्क और प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड बाय डिपार्टमेंट, an approval of the competent authority of the department is required, which is called an administrative approval. competent authority मतलब हम लोग हिंदी में बोलेंगे कि उचित अथॉरिटी, मतलब जिनके पास ऐसा डिसीजन लेने के अधिकार हो, वैसी अथॉरिटी उनको बोलेंगे competent authority. सो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ये हो गया। Generally, administrative approval of any work is done by PWD minister, chief engineer or superintending engineer depending upon the nature of the project. The approval authorizes the engineering department to take up the work. एक बार आपका administrative approval हो गया तो engineering department वो काम start करने को ले सकता है। Administrative approval denotes the formal acceptance by the department concerned of the proposal, and after the administrative approval is given, the engineering department take up the work and prepares detailed designs, plans and estimates, and then executes the work. Technical sanction. Technical sanction क्या है? Technical sanction means the sanction of the detailed estimate, design calculations, quantities of works, rates and cost of the work by the competent authority of the engineering department. After the technical sanction of the estimate is given, the only work is taken up for the construction. In case of original work, the counter signature of the local head of the department should be obtained in the plan and estimate before technical sanction is accorded by the engineering department. अभी टेक्निकल सैंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बोलना चाहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का सिंपल एग्जांपल रहेगा, सपोज़ आपको बाइक लेना है और ऑफ कोर्स आपके पास तो उतने पैसे नहीं रहेंगे एट दिस एज बाइक लेने के लिए ताकि आप किसी को बिना पूछे ले सकोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ you have an idea in your mind to buy one latest nice bike, you have to take permission of your parents. So that is nothing but administrative approval. Administrative approval क्या है? competent authority का approval. तो अगर आपको अभी एक बाइक लेना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मम्मी और पापा को बताओगे कि मुझे ये बाइक चाहिए। अगर वो बाइक देने के लिए या मतलब बाइक लेने के लिए, ख़रीदने के लिए पेरेंट्स वहीं पे ना बोलते तो दैट इज़ डिनाई ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, आपको वो नहीं देंगे। सपोज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मतलब अगर पेरेंट्स ने आपको बताया कि ठीक है हमारे पास भी अभी सेविंग है, हम आपको एक बाइक लेके दे सकते, सो दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। वो आपका रिक्वेस्ट जो था वो अप्रूव हो गया, दे हैव इनफ फंड्स टू बाय वन बाइक फॉर यू। ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद टेक्निकल सैंक्शन क्या है?
टेक्निकल सैंक्शन मीन्स एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया, फिर आप क्या करोगे, शोरूम में जाओगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी देखोगे, मुझे ये गाड़ी चाहिए, इसमें ये लेटेस्ट इन्वेंशन है, इसमें वो है ये, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसके सब डिटेल्स में जाओगे. दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ द स्टार्ट ऑफ द प्रोसीजर टू बाय अ बाइक. उसके पहले आप शोरूम में गए थे क्या, नहीं जाओगे. क्यों? क्योंकि आपको पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिला है. पेरेंट्स हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे. अगर पेरेंट्स ने एक बार हाँ बोल दिया तो दैट इज़ योर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपका हो गया. फिर आप जाओगे शोरूम में, अलग अलग बाइक्स देखोगे. सो बाइक्स देखने के बाद कोई भी एक सिलेक्ट करोगे. इंजीनियरिंग वर्क्स का भी सेम रहता है. सपोज़ आपके एरिया में गवर्नमेंट का कोई एक काम, या सपोज़ एक इम्पोर्टेंट ब्रिज जो है वो बनाना ज़रूरी है, तो आपके लोकल अथॉरिटीज़ जो है वो गवर्नमेंट के पास एक अप्रूवल का रिक्वेस्ट भेजेंगे कि हमारे गांव में ऐसा ऐसा एक बड़ा ब्रिज है, वो बनाने की बहुत ज़रूरत है, और जब तक वो नहीं बनता तब तक लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत परेशानी हो रही है. तो सपोज़ ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल गया. एक बार मिलने के बाद इंजीनियर जो है वो इंजीनियर्स क्या करते हैं, अप्रूवल मिलने के बाद फिर उसका डिटेल प्लान, डिज़ाइंस ये सब बनाना चालू करते हैं. तो उसको कॉस्ट कितना लगने वाला है ये सब. ये टेक्निकल सैंक्शन जो रहता है वो सैंक्शन रहता है टेक्निकल थिंग्स का, मतलब डिटेल्ड एस्टिमेट, डिज़ाइन कैलकुलेशंस, क्वांटिटीज़ ऑफ वर्क्स, रेट्स कितने होंगे, और टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और कॉस्ट ऑफ द वर्क. दैट इज़ योर टेक्निकल सैंक्शन. आई होप आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन समझ में आया होगा. नेक्स्ट पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग इज टू नो द रिक्वायरमेंट ऑफ टूल्स, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट. एस्टिमेट का एक पर्पज़ है कि आपको आपका जो प्रोजेक्ट है या आपका जो काम है एक, तो उसके लिए आपको क्या क्या टूल्स लगेंगे, इक्विपमेंट क्या क्या लगेंगे, इसकी एक आइडिया आती है. नेक्स्ट पर्पज़ ऑफ एस्टिमेटिंग टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड. एस्टिमेट करने से आपको एक बात पता चलती है कि ये काम कंप्लीट होने को कितने दिन लगेंगे. जैसे मैंने एग्जांपल बताया कलरिंग का, तो आपका सपोज एक 1 BHK फ्लैट है या 2 BHK फ्लैट है, अराउंड 1 BHK रहेगा तो अराउंड 600 स्क्वायर फीट, या 2 BHK रहेगा तो अराउंड 750 स्क्वायर फीट. तो वो कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा ये भी आपको एस्टिमेट से पता चलता है. नेक्स्ट टू ड्रॉ अप कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम. कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम मतलब कौन से दिन में कंस्ट्रक्शन साइट पे कौन सी एक्टिविटी होने वाली है और कौन से हिसाब से वो काम चलने वाला है. पर्पज़ ऑफ एस्टिमेटिंग, अनदर पर्पज़ ऑफ एस्टिमेटिंग इज टू इनवाइट टेंडर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क. टू इनवाइट टेंडर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, आपने टेंडर प्रोसेस तो सुना ही होगा. टेंडर कैसे दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को कैसे दिया जाता है. पहले टेंडर बुलाए जाते हैं, फिर टेंडर वो भरते हैं, उसके बाद कोई भी एक टेंडर सिलेक्ट होता है उसके क्वालिटीज़ के हिसाब से, उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है. तो टेंडर बुलाने के लिए भी एस्टिमेट करना ज़रूरी है. अभी मैं एग्जांपल देता हूँ सेम आपके घर के कलर का ही. सपोज़ आपने एस्टिमेट निकाला है कि मेरे घर में कलर के लिए 25,000 खर्चा आने वाला है, ओके. और आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया कलर के लिए, और वो आया और आपको सपोज़ उसने बोला कि 35,000 खर्चा आएगा. तो यू कैन श्योरली से नहीं बाबा, मैंने एस्टिमेट निकाला है 25 के ऊपर नहीं जाना चाहिए. अगर आपको एस्टिमेट पता ही नहीं रहेगा 25, तो वो जो 35 बोलेगा वो भी आपको बराबर लगेगा, और अननेसेसरी उसका 10,000 का प्रॉफिट वो लेके जाएगा. दैट इज़ वेयर यू नीड एस्टिमेट टू कीप कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. अगर आपको एस्टिमेट पता है तो आप कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट कितना हो रहा है, कितने तक जा रहा है, वो आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो कि
इतना खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर उससे आपका खर्चा बढ़ रहा है तो एस्टिमेट आपको पता रहेगा, तो उसके हिसाब से आप कंट्रोल रख सकते हो कि नहीं नहीं ये काम के लिए इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए। पर्पज़ ऑफ कॉस्टिंग टू अरेंज द फाइनेंस फॉर प्रपोज्ड वर्क। अभी आपको एस्टिमेट पता चल गया, उसके बाद आप क्या करोगे, फाइनेंस के लिए अरेंजमेंट करोगे। लाइक जैसे मैंने बताया, कलर का ही एग्जांपल ले लो, 25 to 30,000 सपोज़ आपको खर्चा है, तो उसके बाद आपको एस्टिमेट पता चलने के बाद कॉस्टिंग निकालोगे। कॉस्टिंग पता चलने के बाद आपको ये तो पता चल गया कि 25 to 30 के अराउंड खर्चा होने के बाद कौन से चीज़ के लिए क्या खर्चा लगने वाला है। कलर के लिए इतना, कॉन्ट्रैक्टर को, लेबर्स को इतना जाएगा, उनके ब्रेकफास्ट के लिए इतना जाएगा दिन के। तो टू अरेंज द फाइनेंस फॉर प्रपोज वर्क, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे सपोज बैंक अकाउंट में, तो आप क्या करोगे, किधर तो भी सेविंग किया रहेगा, नहीं तो फिर एफडी की रहेगी पेरेंट्स ने, तो वो क्या करेंगे, पूरा बजट सेट करेंगे और वो फाइनेंस अरेंज करेंगे कलर काम के लिए। नेक्स्ट, टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर द एग्जीक्यूशन। हमारा टोटल प्रोजेक्ट कितने में या टोटल प्रोजेक्ट के लिए कितना खर्चा लगने वाला है, वो आप इससे डिसाइड कर सकते हो। फॉर वैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, वैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी मीन्स सपोज आपका कहीं पे किसी जगह पे एक बिल्डिंग में फ्लैट है और वो आपको बेचना है, तो उसका वैल्यूएशन करने के लिए आपको कॉस्टिंग की ज़रूरत है। कॉस्टिंग की ज़रूरत है, इसका मतलब क्या है कि सपोज आजू बाजू में 2 फ्लैट है, और फ्लैट नंबर 1 और फ्लैट नंबर 2। फ्लैट नंबर 1 आपका है और फ्लैट नंबर 2 किसी XYZ पर्सन का है। फ्लैट नंबर 2 में जब से उस ओनर ने लिया है, उसने घर में कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं किया रहेगा, लेकिन फ्लैट नंबर 1 दैट इज़ यू आर ओनिंग दैट फ्लैट, सो एज एन ओनर आपने सपोज उसमें इंटीरियर का काम किया है या और कुछ अच्छा काम किया है, तो आप क्या करोगे कि आपके हिसाब से आप कॉस्टिंग लगाओ कि मैंने इस काम के लिए इतना खर्चा आया मुझे, मैंने इतना 2 AC बैठाया है, तो 2 AC के साथ अगर मैं वो बेच रहा हूँ तो 2 AC का खर्चा भी आप जोड़ोगे। अगर कुछ अच्छा इंटीरियर काम किया है तो उसका भी आपको खर्चा आया है, तो वो भी आप जोड़ोगे। एज़ कम्पेयर टू द फ्लैट नंबर 2, आपका फ्लैट नंबर 1 का प्राइस जो रहेगा, वैल्यूएशन जो रहेगा, वो ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपने उसके हिसाब से उसमें खर्चा भी किया रहेगा। इसीलिए फ्लैट नंबर 2 और फ्लैट नंबर 1 का वैल्यूएशन भी अलग अलग आएगा। सो कॉस्टिंग इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट वैल्यूएशन पता चलता है। टू नो द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स वेल इन एडवांस टू बी कंस्ट्रक्टेड। सपोज एक लैंड है, लैंड पे आपको बिल्डिंग बांधना है और उसमें अलग अलग फ्लैट्स जो आपको बेचने हैं, उसके पहले आप उसका कॉस्टिंग निकालेंगे कि हम लोग को कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आएगा, उसके लिए मटेरियल्स कितने लगेंगे, सीमेंट बैग कितने लगेंगे, स्टील कितना लगेगा, ये सब निकालने के लिए कॉस्टिंग ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एनलिस्ट द टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। फर्स्ट type is approximate estimate. Approximate estimate is nothing but the shortest and simplest way of estimating. उसके बाद उसमें approximate estimate में सब टाइप्स भी है। तो फर्स्ट है प्लिंथ एरिया मेथड। अगर आपने बिल्डिंग ड्राइंग सब्जेक्ट सीखा रहेगा तो आपको प्लिंथ एरिया क्या है वो आपको पता रहेगा। So plinth area method is nothing but determining the or estimating the cost of the building by its plinth area. Suppose मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वसई और विरार एरिया। वसई एरिया में एक बिल्डिंग है X, उसका प्लिंथ एरिया सपोज 10,000 स्क्वायर फीट है और वो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, वो उसका कंप्लीट हो गया है प्रोजेक्ट वो, और वहाँ पे लोग रह भी रहे, तो उसके लिए जो आपको खर्चा आने वाला है,
सॉरी उसके लिए जो आपको खर्चा लगा है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, सपोज हम लोग अज्यूम करते कि 2 करोड़ उसके लिए लगे आपको, तो सेम अगर बिल्डिंग विरार में बनाना है तो आप क्या करोगे, आप वापस सब क्वांटिटीज़ निकालते बैठोगे क्या? नहीं, आप क्या सोचोगे, अरे मेरे फ्रेंड का एक बिल्डिंग है वसई में, उसने कंस्ट्रक्ट किया था, उसका प्लिंथ एरिया भी 10,000 स्क्वायर फीट था, उसको 2 करोड़ खर्चा आया था। तो आप एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट लगा सकते हो कि विरार भी वसई से ज़्यादा दूर नहीं है, तो विरार और वसई के रेट्स भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगे, रेट ऑफ मटेरियल, रेट ऑफ लेबर्स, तो ऑलमोस्ट मुझे भी 2 करोड़ के आसपास ही खर्चा आएगा, बराबर। दैट इज़ प्लिंथ एरिया मेथड। आप क्या करोगे, प्लिंथ एरिया कंपेयर करोगे किसी 2 बिल्डिंग का, एक एग्जिस्टिंग बिल्डिंग रहेगा उसको कितना खर्चा आया, और आप जो नया बना रहे हो उसको कितना खर्चा आएगा, वो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, क्यूबिक कंटेंट मेथड। क्यूबिक कंटेंट मेथड इज नथिंग बट टू मल्टीप्लाई द एरिया इनटू नंबर ऑफ फ्लोर्स, प्लिंथ एरिया इनटू नंबर ऑफ फ्लोर्स। सपोज आपको पता चल गया कि एक फ्लोर के लिए मुझे, या फिर एक फ्लोर के लिए मुझे इतना खर्चा आया, तो आप सिर्फ क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय द रेस्ट ऑफ द फ्लोर। सपोज आपका 7 फ्लोर का बिल्डिंग है तो आप इंटू 7 करोगे, तो आपको टोटल बिल्डिंग का एस्टिमेट मिलेगा। अगर 14 है तो मल्टीप्लाई करोगे 14 से। नेक्स्ट है सर्विस यूनिट मेथड। सर्विस यूनिट मेथड इज नथिंग बट यूनिट्स के हिसाब से आपको एस्टिमेट निकालने को मिलता है। यूनिट, सर्विस यूनिट मीन्स सपोज अभी एक हॉस्पिटल है तो उसका जो एस्टिमेट है वो पर बेड के हिसाब से मिलता है। एक 100 बेड हॉस्पिटल है तो इतना खर्चा आएगा, 200 बेड हॉस्पिटल है तो इतना खर्चा आएगा। अभी देखो कोरोना हॉस्पिटल्स जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट कर रही है अलग अलग लोकेशंस पे, तो वो एस्टिमेट के लिए वैसे ही करोगे। अगर कहीं पे 100 बेड का हॉस्पिटल ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट किया है और दूसरी जगह पे 500 बेड का कोरोना हॉस्पिटल या कोविड हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना है गवर्नमेंट को, तो एस्टिमेट कैसे निकालेंगे? अगर 100 बेड हॉस्पिटल के लिए हम लोग को इतना अमाउंट आया है तो 500 बेड के लिए क्या करोगे, उसी अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय 5, तो वो आपको अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट मिल जाएगा। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में क्या होता है कि इट इज़ टू फाइंड द रनिंग मीटर रेट ऑफ फाउंडेशन, द अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स सच एज एक्सकवेशन, फाउंडेशन, ब्रिक वर्क अप टू प्लिंथ, DPC आर कैलकुलेटेड पर रनिंग मीटर ऑफ वॉल्स। अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड मतलब जैसे मैंने बताया कि एक वॉल कंस्ट्रक्ट करना है फेंसिंग के लिए, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो आपको एस्टिमेट देगा वो अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड रहेगा कि 1 मीटर के लिए इतना आएगा, तो कितने मीटर की वॉल है तो मल्टीप्लाइड बाय दैट टोटल लेंथ ऑफ द वॉल, और जो रेट रहेगा उसको वो मल्टीप्लाई करके टोटल एस्टिमेट आपको दे देंगे। दिस इज़ द नेक्स्ट टाइप इज़ टिपिकल बे मेथड। दिस इज़ नथिंग बट योर इंडस्ट्रियल गालाज। आपने देखा रहेगा कि बिल्डिंग के नीचे जो शॉप्स रहते वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रहते हैं, सेम एरिया के रहते। सो दिस इज़ नथिंग बट टिपिकल बे। एक बे का आपको एस्टिमेट पता रहेगा या कॉस्ट पता रहेगा तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बेस। सपोज किसी बिल्डिंग में 7 शॉप्स है, 7 शॉप्स है, तो एक शॉप का अगर आपको पता चल गया और बाकी के एरिया भी सेम है तो मल्टीप्लाइड बाय 7 शॉप्स, दैट इज़ योर टिपिकल बे मेथड एस्टिमेट। नेक्स्ट टाइप है डिटेल्ड एस्टिमेट। ये पहले जो मैंने बताया वो अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट्स के टाइप है, अभी है डिटेल्ड एस्टिमेट। डिटेल्ड एस्टिमेट
में पहला टाइप है ओरिजिनल या न्यू एस्टिमेट, मतलब किसी भी काम का आप जो स्टार्टिंग से एस्टिमेट निकालना स्टार्ट करते हो, दैट इज़ न्यू एस्टिमेट। नेक्स्ट होता है रिवाइज्ड एस्टिमेट। सपोज आपने एक किसी भी प्रोजेक्ट का एक एस्टिमेट बनाया हो और किसी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से वो प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट नहीं हुआ हो या फिर 2-3 साल डिले हुआ होगा, तो फिर उसमें 2-3 साल के बाद ऑफ कोर्स रेट्स ऑफ मटेरियल, रेट ऑफ लेबर चेंज होते, तो उसके लिए आपको वापस एक एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, दैट इज़ नथिंग बट रिवाइज्ड एस्टिमेट। थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट इज an additional estimate to your original estimate. Suppose आप एक बंगलो कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या बंगलो का एस्टिमेट कर रहे हो, और सपोज़ आपको वही उसी बंगलो का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और ओनर ने आपको बोला कि मुझे ये डिज़ाइन में ये प्लान के हिसाब से बंगलो कंस्ट्रक्ट करके चाहिए, तो आपने उसके लिए एक एस्टिमेट बनाया, डिटेल्ड एस्टिमेट। और सपोज़ 10 दिन के बाद वो ओनर उठ के बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये एडिशन चाहिए, उसमें ये थोड़े फार चेंजेस है, तो आप क्या करोगे, उसने जो भी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स उसकी दी है उसके हिसाब से उसका अलग से आप एस्टिमेट बनाओगे और वो उसको ओरिजिनल एस्टिमेट के साथ दोगे, दैट इज़ योर सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। नेक्स्ट, एनुअल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। This is generally comes with electric equipments या फिर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स। लाइक आपके बिल्डिंग में सपोज लिफ्ट रहेगा, तो लिफ्ट इंस्टॉल करने के बाद लिफ्ट इंस्टॉल करने वाली जो कंपनी है वो आपको एक एस्टिमेट देती है कि एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस का कितना खर्चा आएगा। सो वो लोग साल में 3 नहीं तो 4 बार आके वो एनुअली या फिर मंथली रिपेयर रहेगा तो मंथली रिपेयर, एनुअली रहेगा तो वो एनुअली रिपेयर करके जाएंगे। आपने अगर देखा रहेगा आपके घर पे वाटर प्यूरीफायर है तो उसका भी एनुअल रिपेयर होता है, दैट इज़ नथिंग बट एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टिमेट। सो मैंने अभी जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आपको बताया वही रिवाइज्ड एस्टिमेट को आपको डिस्क्राइब करना है। तो जैसे मैंने आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट का एग्जांपल दिया, रिवाइज्ड एस्टिमेट इज़ अ टाइप ऑफ डिटेल्ड एस्टिमेट, इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। सी, when original sanction detailed estimate exceeds by 5% or more, either rates being found insufficient or due to some other reason। जब भी ओरिजिनल जो उसका एस्टिमेट था वो अगर 5% से एक्सीड हो रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, तो आपको एक रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाना पड़ता है। When expenditure on work exceed the limit of administrative sanction by more than 10%। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के टाइम पे या टेक्निकल सैंक्शन के टाइम पे जो एस्टिमेट बनाया है और एक्चुअल एक्सपेंसेस वो काम करने के टाइम पे एक्सपेंसेस अगर आपके 10% से ज़्यादा एक्सीड हो रहे हैं तो आपको रिवाइज्ड एस्टिमेट बनाना ज़रूरी है। When there is a डेविएशन इन रेट्स ऑफ मटेरियल के रेट्स अगर यूजुअली चेंज हो रहे हैं तो आपको वापस एक एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। व्हेन देयर इज़ अ मेजर अल्ट्रेशन इन ओरिजिनल वर्क में अगर मेजर अल्ट्रेशन है, लाइक ओनर ने आपको बताया कि पहले अगर बताया कि मुझे 3 BHK बंगलो चाहिए और उसके बाद अगर वो आके बोलते हैं नहीं ऊपर और एक मुझे बेडरूम बना के दे, तो 4 BHK बंगलो बना के दे, सो दैट इज़ योर मेजर चेंज इन टर्म्स ऑफ दैट वर्क, क्योंकि आपको पूरा वापस एक कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा बेडरूम, उसके लिए अलग अलग एमिनिटीज़
वापस उसको देनी पड़ेगी उसमें, दैट इज़ मेजर चेंज बंगलों के हिसाब से देखने जाएंगे तो। सो आपको रिवाइज एस्टिमेट बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज डिस्क्राइब इन ब्रीफ सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। सो मैंने जैसे सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आपको एक्सप्लेन किया, supplementary estimate is a type of detailed estimate. Yes, it is prepared when additional work is required to supplement original work. जैसे ओरिजिनल वर्क को और एक वर्क रिक्वायर्ड बताता है कोई, तभी वो एडिशनल वर्क के लिए हम लोग जो एस्टिमेट बनाते हैं दैट इज़ नथिंग बट सप्लीमेंट्री एस्टिमेट. इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड व्हेन सम आइटम्स आर एक्सक्लूडेड इन वर्क. जब भी काम में से कोई इम्पोर्टेंट आइटम्स निकाल देते तभी भी एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट आपको बनाना पड़ता है. इट इज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड व्हेन देयर आर चेंजेस इन डिज़ाइन ड्यू टू मटेरियल डेविएशन. आपको डिज़ाइन में अगर चेंजेस चाहिए तो उसके हिसाब से मटेरियल भी अलग अलग लगेंगे, तो मटेरियल अलग लगेंगे तो उसका कॉस्ट भी अलग रहेगा. दैट इज़ द रीज़न आपको और एक एस्टिमेट बनाना पड़ता है, दैट इज़ सप्लीमेंट्री एस्टिमेट. It is required when further development is necessary during the progress of work. It is required further development is necessary. हम लोग during the progress of the work, हम लोग इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज एक आपने काम लिया है और वो काम होने के बाद आपको और कोई काम करना ज़रूरी है, सो वो टाइम पे भी आपको एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट देना ज़रूरी होता है. नेक्स्ट, दीज आर द मोड्स ऑफ मेजरमेंट्स फॉर द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ वर्क. मोड्स ऑफ मेजरमेंट्स मीन आप वो जो आइटम ऑफ वर्क है वो कौन से यूनिट में मेजर करते हो. सो आपको ये निराली बुक में पता चलेगा. निराली बुक में ये आई थिंक फर्स्ट चैप्टर में, वेट लेट मी चेक. wait. हाँ यस, अगर आप निराली बुक में देखोगे एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के बुक में, तो पेज नंबर 1.10 उसमें आपको पता चलेगा कि मोड्स ऑफ मेजरमेंट फॉर डिफरेंट आइटम्स ऑफ वर्क दिए हैं. तो इसमें से आपको ये सब पूरे के पूरे नहीं लगेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दे दूँगा. नोट्स अगर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें मैं आपको ये इम्पोर्टेंट जो है वो दे दूँगा थियरी के नोट्स में. तो आपको ये सब देखना है. देखिए, अर्थवर्क इज़ एक्सकवेशन. सो वो मीटर क्यूब में जाता है क्योंकि आप 3 लेंथ्स में उसको मेजर करते हो, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट मीन्स डेप्थ. PCC फॉर फाउंडेशन इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर क्यूब. PCC मतलब प्लेन सीमेंट कॉन्क्रीट, आपको पता ही रहेगा. देन RCC वर्क is also measured in meter cube. Brickwork is also measured in meter cube. So these are the various item of work. वो जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स में आएंगे वैसे मैं आपको बताऊंगा कि वो मीटर क्यूब में ही क्यों मेजर करते हैं या फिर मीटर स्क्वायर में ही क्यों मेजर करते हैं और दूसरे 2 यूनिट में क्यों नहीं मेजर करते, वो मैं आपको सम्स के टाइम पे बताऊंगा. लेकिन ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है. इसमें से कोई भी 4 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, MSBT के फाइनल पेपर में पूछे जाते हैं 4 मार्क के लिए. सो ये इम्पोर्टेंट है. Next slide is what are the various important points while taking measurements. So following points shall be observed during measurement of various items of work. First, measurement shall be taken in the order of sequence of length, breadth and height or depth. पहले लेंथ लेना है, फिर ब्रेथ एंड देन हाइट और डेप्थ. मतलब हाइट मतलब आप ग्राउंड लेवल के ऊपर काम कर रहे हो तो हाइट मेजर करोगे. अगर ग्राउंड लेवल के नीचे काम कर रहे हो तो आप डेप्थ मेजर करोगे.
डायमेंशन शैल बी मेजर टू द नियरेस्ट 0.01 मीटर। एग्जाम्पल दिया है देखो मैंने 7.536। अगर ऐसा आपका लेंथ है तो आप उसको कंसिडर करोगे 7.54। नियरेस्ट 0.01 मीटर में उसको एडजस्ट करना है। एरिया शैल बी वर्कड आउट नियरेस्ट टू 0.01 स्क्वायर मीटर। सेम है, अगर लेंथ रहेगा तो 0.01 मीटर, एरिया रहेगा तो 0.01 स्क्वायर मीटर में, और क्यूबिक कंटेंट रहेगा मतलब मीटर क्यूब में आपका रहेगा तो वो 0.01 क्यूबिक मीटर में आपको एडजस्ट करना है। अभी ये जो रूल्स है नेक्स्ट स्लाइड पे, डिस्क्राइब इन ब्रीफ रूल्स ऑफ डिडक्शन फॉर ओपनिंग एज पर IS 1200 फॉर ब्रिक वर्क। ये जो डिडक्शन है इसका मतलब क्या है, सपोज आप ब्रिक वर्क की क्वांटिटी निकाल रहे हो, मतलब ब्रिक वर्क कितना जाने वाला है उसका आप डिटेल्ड एस्टिमेट बना रहे हो, तो आपको ये एक बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमारे ब्रिक वर्क में डिडक्शंस कितने आने वाले। लाइक वहाँ पे विंडो रहेगा तो विंडो का जितना एरिया है, आप ऐसा तो नहीं करोगे कि पूरा का पूरा पहले वॉल बनाओगे और बाद में विंडो का एरिया तोड़ोगे, ऐसा तो आप बिल्कुल नहीं करोगे। आप क्या करोगे कि जितना विंडो के लिए एरिया है उतना एरिया आप छोड़ दोगे, वहाँ पे आप ब्रिक वर्क करोगे नहीं। सो जितना ब्रिक वर्क आप नहीं कर रहे हो उतना डिटेल्ड एस्टिमेट में हम लोग पकड़ते भी नहीं है, दैट इज़ डिडक्शन। हम लोग क्या करते हैं, पहले एक टोटल वॉल का एरिया कंसिडर करते हैं और बाद में से उसको जितना विंडो का एरिया है या फिर जितने डिडक्शंस है वो डिडक्शंस के हिसाब से हम लोग उनके एरिया के हिसाब से हम लोग डिडक्शंस करते हैं, तो आपको एक्चुअल एग्जैक्ट क्वांटिटी मिलता है ब्रिक वर्क का। सो दीज आर द रूल्स। नो डिडक्शन इज मेड फॉर ओपनिंग अप टू 0.0 स्क्वायर मीटर। अगर आपका ओपनिंग जो है मतलब जिस ओपनिंग की वजह से आप डिडक्शन करना चाह रहे हो, अगर उसका एरिया 0.1 स्क्वायर मीटर से कम है तो आपको एस्टिमेट में डिडक्शन लेना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एकदम निग्लिजिबल डिडक्शन है। नो डिडक्शन फॉर एंड्स ऑफ बीम्स, पोस्ट, राफ्टर्स, पर्लिन्स अप टू 0.05 स्क्वायर मीटर ऑफ सेक्शन। उस पर्लिन्स, पोस्ट, राफ्टर का भी आपको डिडक्शंस नहीं लेना है अगर वो 0.05 स्क्वायर मीटर का सेक्शन रहेगा तो। बाद में नो डिडक्शन फॉर बेड प्लेट, वॉल प्लेट, बियरिंग्स ऑफ छज्जास एक्सेट्रा अप टू 100 mm डेप्थ। 100 mm डेप्थ तक अगर उतना उसका थिकनेस है, डेप्थ है, तो आपको उसके लिए भी डिडक्शन लेना नहीं है। देन बियरिंग्स ऑफ फ्लोर एंड रूफ स्लैब्स, कंक्रीट ब्लॉक्स फॉर होल्ड फास्ट आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ब्रिक मशीनरी। ये भी आपको डिडक्शन में पकड़ना नहीं है। फॉर रेक्टेंगुलर ओपनिंग्स डिडक्शन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ BM लेस वॉल्यूम ऑफ BM मतलब ब्रिक मशीनरी लेस वॉल्यूम ऑफ ओपनिंग। मतलब अगर रेक्टेंगुलर ओपनिंग है तो LBH, जैसे मैंने बताया पूरे पहले वॉल का आप मेजरमेंट लोगे, दैट इज़ कैपिटल L इंटू B इंटू H माइनस स्मॉल जो LBH बताया वो L इंटू B इंटू H क्या रहेगा, आपके ओपनिंग का मेजरमेंट। अभी जैसे ब्रिक वर्क के लिए रूल्स है डिडक्शंस के, वैसे ही सेम प्लास्टरिंग और पॉइंटिंग वर्क के लिए भी है। नो डिडक्शन और एडिशन इज मेड फॉर द एंड्स ऑफ बीम्स, जॉइंट्स, पोस्ट, राफ्टर्स एंड स्टेप्स। नो डिडक्शन इज मेड फॉर स्मॉल ओपनिंग्स अप टू 0.5 स्क्वायर मीटर एंड नो एडिशन इज मेड फॉर जैम्स, सॉफिट्स एंड सील्स ऑफ दिस ओपनिंग्स। अगर आपका एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर के अंदर है तो आप डिडक्शन नहीं करोगे प्लास्टरिंग में। फॉर ओपनिंग्स एक्सीडिंग 0.5 स्क्वायर मीटर बट लेस देन 3 स्क्वायर मीटर डिडक्शन इज मेड फॉर वन फेस ओनली एंड नो एडिशन फॉर जैम्स, सॉफिट्स एंड सील्स इज कंसिडर। अगर आपका एरिया ओपनिंग का एरिया 0.5 स्क्वायर मीटर से लेके 3 स्क्वायर मीटर के बीच में है
तो आपको 1 फेज डिडक्शन लेना है, मतलब हाफ डिडक्शन लेना है। और अगर आपका एरिया 3 स्क्वायर मीटर से ऊपर जा रहा है तो आपको पूरा डिडक्शन लेना है, मतलब बोथ फेसेस के लिए डिडक्शन लेना है। ये सब रूल्स ऑफ डिडक्शंस है, वो आपको जैसे ही हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में जैसे जैसे हम लोग डिडक्शंस करेंगे वैसे आपको पता चलेगा। नेक्स्ट important question is describe DSR, state its uses. DSR is nothing but district scheduled rates. A list of rates of various items is prepared to facilitate preparation of estimate by government bodies like Public Works Department. As the rates vary from place to place, Maharashtra government publishes list of rates as per districts. These rates are in the form of printed booklet and called as District Schedule of Rates, that is DSR. This booklet is revised every year because of changes in cost of labor material every year. It includes completed rates, per unit cost of item of work and labor rates. Per unit cost of item includes cost of material, cost of labor, transportation charges, storage of materials, चार्जेस फॉर टूल्स, मशीनरीज एंड प्लांट्स एक्सेट्रा। अभी DSR क्या है, देखो गवर्नमेंट बॉडीज जो है वो पर्टिकुलर रेट से वो कंफर्म कर लेती है कि इस आइटम ऑफ वर्क के लिए इतना खर्चा, मिनिमम खर्चा या मैक्सिमम खर्चा आएगा। सो DSR के हिसाब से आप रेट लेके कभी भी डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हो। DSR इज डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट्स। वहाँ पे गवर्नमेंट बॉडीज़ ने जो रेट दिए हैं वो एक बुकलेट आता है, आपको वो PWD के साइट पे भी डाउनलोड करने को अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वो हर साल चेंज होते रहता है ताकि आपको एवरी ईयर न्यू रेट्स के साथ डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने में आपको वो गाइडेंस मिले। तो आप जो DSR में रेट दिए है उसके हिसाब से आप डिटेल्ड एस्टिमेट बनाते हो। और DSR से आपने एक बार रेट लेने के बाद आपको वो कॉस्ट ऑफ टोटल प्रोजेक्ट या कॉस्ट ऑफ वर्क कितना लगेगा इसका एक आइडिया आ जाता है। यूजेस ऑफ DSR आर द वर्क कैरिड आउट बाय द डिपार्टमेंट इज एस्टिमेटेड अकॉर्डिंग टू DSR। जैसे मैंने बताया, जो भी वर्क गवर्नमेंट के पैसों से किया जाता है तो उसमें जो एस्टिमेट बनाया जाता है वो DSR के हिसाब से बनाते हैं। रेट्स शोन इन DSR शुड मैच विद द रेट्स कोटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का सपोज रोड का काम है और उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एस्टिमेट बनाया है या फिर गवर्नमेंट ने टेंडर्स इनवाइट किए, कॉन्ट्रैक्टर को बोला है कि हमें ये काम करना है, आप टेंडर भरो। तो उसमें जो वो लोग मटेरियल और लेबर के रेट फिलअप करेंगे वो DSR के हिसाब से ही रहने चाहिए। सपोज़ DSR में एक सीमेंट बैग नहीं तो फिर एक सीमेंट बैग का सपोज़ रेट दिया है 350 और कॉन्ट्रैक्टर अगर 500 पर बैग कोट करेगा सो वो बराबर नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे गवर्नमेंट बॉडीज़ और वो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर है वो रिजेक्ट किया जाएगा। इफ़ रेट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर डिफर मच विथ रेट्स इन DSR टेंडर में भी रिजेक्टेड। मैंने जैसे बताया अभी कि अगर वो रेट्स जो है वो डिफ़र कर रहे अलग अलग है DSR के हिसाब से और कॉन्ट्रैक्टर ने जो कोट किया है वो, तो उसका टेंडर रिजेक्ट किया जा सकता है। देन अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक in this chapter is there are particular formats to record the measurements. First one is measurement book, second is abstract sheet and third is face sheet. And state the uses of the face sheet. ये क्वेश्चन आता है, draw standard format of measurement book, abstract sheet and face sheet and state the uses of face sheet. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मेजरमेंट बुक दिया है। मेजरमेंट बुक इज़ नथिंग बट
द बुक विच यू हैव ऑन योर साइट, और आपके ऑफिस में वो मेजरमेंट बुक रहता है। आप जब भी कंप्लीटेड वर्क देखने या मेजर करने जाते हो तो आपको मेजरमेंट बुक में आपको वो रिकॉर्ड करना है। गवर्नमेंट में अगर आप गवर्नमेंट के किसी सेक्टर में आप जॉब पे लगोगे तो वहाँ पे आपको मेजरमेंट बुक 100% डेली यूज़ होने वाला है, क्योंकि उस वहाँ पे आप डेली जो काम होता है वो मेजरमेंट बुक में नोट करते हो और उसके हिसाब से ही कॉन्ट्रैक्टर का बिल निकलता है। सो मेजरमेंट बुक का फॉर्मेट देख लो। डिटेल्ड एस्टिमेट बनाने के टाइम पे आपको मेजरमेंट बुक लगने ही वाला है, तो उसका एक फॉर्मेट आप देख लो कैसे है। फर्स्ट वन इज़ आइटम नंबर, नथिंग बट सीरियल नंबर जैसे रहता है वैसे ही वो आइटम नंबर। देन डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइटम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन आइटम मतलब आप कौन सा आइटम ऑफ वर्क मेजर कर रहे हो। अगर आप एक्सकवेशन कर रहे हो मेजर तो वहाँ पे आएगा एक्सकवेशन, अगर आप पीसीसी कर रहे हो तो वहाँ पे आएगा पीसीसी। देन नंबर्स। नंबर्स मतलब सपोज एक आपने रूम लिया, रूम में आप वॉल जो है, सपोज आपका रूम है 5x6 मीटर का और उसका आप एस्टिमेट निकाल रहे हो ब्रिक वर्क का, तो डिस्क्रिप्शन में आएगा ब्रिक वर्क। ओके, अगर रूम का साइज़ है 5x6, इसका मतलब क्या है, 5 मीटर लेंथ के 2 वॉल रहेंगे और 6 मीटर लेंथ के 2 वॉल रहेंगे। तो आप उनको अगर नाम दे दो वॉल 1 एंड वॉल 2। वॉल 1 अगर आप लेते हो 5 मीटर का, वॉल 2 लेते हो 6 मीटर का, तो वॉल 1 नंबर्स में 2 है तो आप क्या करोगे, वॉल 1 लिखोगे, नंबर्स में 2 आएगा और वॉल 1 का जितना लेंथ है उतना आएगा वहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट वॉल 2, तो वॉल 2 के नंबर कितने हैं, 2, तो 2 आएंगे। ओके। सपोज डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम आप देख रहे हो कि डोर्स, आपके पूरे बिल्डिंग में 100 डोर्स है, तो आप क्या करोगे, एक डोर का डायमेंशन लिखोगे, नंबर्स में 100 आएगा, आपको क्वांटिटी फिर उसकी टोटल क्वांटिटी मिलेगी। सो टेबल देखते हैं पहले। आइटम नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, नंबर्स हो गया, लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ, ये सब मीटर में ही लिखा जाता है। उसके बाद आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी इज नथिंग बट L इंटू बी इंटू एच। अगर मीटर क्यूब में रहेगा तो, मीटर स्क्वायर में रहेगा तो L इंटू बी, मतलब 2 ही पैरामीटर यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। अगर सिंगल है, लेंथ मेजर कर रहे हो तो एक ही आएगा। और ये जो क्वांटिटी है वो जब भी नंबर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आता है टोटल क्वांटिटी। ओके। देन मेजरमेंट बुक में आप जब भी टोटल क्वांटिटी निकालते हो उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट आता है। एब्स्ट्रैक्ट शीट में आप आइटम नंबर लिखते हो, उसके बाद क्वांटिटी, मतलब आपका जो मेजरमेंट बुक से जितना क्वांटिटी आया वो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, क्या डिस्क्रिप्शन था, उसके बाद आता है यूनिट। यूनिट मतलब आप वो कौन से यूनिट में आप मेजर कर रहे हो। अगर सीमेंट बैग्स रहेंगे तो आप नंबर्स में मेजर करोगे, अगर एक्सकवेशन रहेगा, फिलिंग नहीं तो कटिंग रहेगा तो आप वो मीटर क्यूब में करोगे। और उसके बाद आता है उसका रेट, तो रेट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। रेट रहेगा पर में, पर मतलब पर बैग है या पर मीटर स्क्वायर रेट है या मीटर क्यूब रेट है या पर स्क्वायर फीट है, तो उसके हिसाब से आपको पर में रेट लिखना है। तो रेट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट इज योर टोटल अमाउंट। ओके। उसके बाद आता है ये फेस शीट। फेस शीट इज नथिंग बट द डिटेल्ड शीट वेयर ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स आर गिवन, लाइक डिवीजन, कौन से डिवीजन में काम हो रहा है, सैंक्शन एस्टिमेट नंबर, उस एस्टिमेट का जो सैंक्शन हुआ है उसका नंबर क्या है। उसके बाद फंड हेड, कौन से फंड हेड में से वो काम कर रहे हैं, वो एमएलए का फंड है या और कोई स्कीम में से उसको फंड आ रहा है और उसके हिसाब से वो काम हो रहा है। मेजर हेड, माइनर हेड, सर्विस हेड, ये गवर्नमेंट में चलता है, प्राइवेट में आपको इसका फेस शीट का यूज़ नहीं होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फेस शीट का। आप ये फेस शीट का फॉर्मेट देख सकते हो, इसमें कौन से पैरामीटर्स है और वो एग्ज़ाम में अगर पूछेंगे तो आपको ये ड्रॉ करना है। ठीक है।
use of face sheet is it is used to mention details of project for which estimate is prepared and attached at cover page of detailed estimate. जो डिटेल्ड एस्टिमेट है उसके कवर पेज पे ये फेस शीट लगाया जाता है ताकि आपको उसका जनरल आइडिया एक आ जाता है कि ये जो फाइल मैंने हाथ में लिया है वो कौन से काम का है, उसके डिटेल्स क्या है और उसका एस्टिमेट कौन से काम के लिए बना है और कितने का एस्टिमेट है वो. ओके, सो दैट्स इट फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर. इसके बाद हम लोग एक लाइव सेशन रखेंगे, शायद वो गूगल मीट या अदर प्लेटफॉर्म पे रहेगा जिसमें आप डाउट पूछ सकते हो. अगर किसी को डाउट है तो आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करके. नहीं तो हम लोग एक काम करेंगे, जैसे ही एक लेक्चर अपलोड होगा उसके बाद एक लाइव सेशन हम लोग रखेंगे, उसमें आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपको उसका आंसर दूंगा. ठीक है, सो एट द सेम टाइम सबके डाउट जो है वो सॉल्व हो जाएंगे. और वैसे ही हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, एक ऑनलाइन लेक्चर फिर एक डाउट सॉल्विंग सेशन. और जब भी न्यूमेरिकल्स का टाइम आएगा तो आई विल try to use another method of teaching like ब्लैक बोर्ड और वीडियो लेक्चर ही डायरेक्ट अपलोड करने का ट्राई करूँगा. सो एज ऑफ नाउ जैसे ही थियरी चालू है, थियरी आपको बुक में से ही मैं बताऊँगा कौन सी इम्पोर्टेंट है वो आपको करनी है. तब तक मैं ऑनलाइन लेक्चर्स में जैसे अभी चालू है उसके हिसाब से थियरी एक्सप्लेन करते जाऊँगा. और जैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे वैसे हम लोग शायद अलग मेथड यूज़ करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, सो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू फॉर लिसनिंग.